फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेघा स्टडी सर्कल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स एंड जीके स्पेशल क्वेश्चन की। ठीक है, तो जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ये हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा। ठीक है, देखिए, भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा जो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा दोस्तों। तो इसका निर्माण जो है नेपाल में होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो परियोजना का निर्माण होगा ये अरुण रिवर के ऊपर होगा। किस रिवर के ऊपर होगा दोस्तों? अरुण रिवर है जो, उसके ऊपर जो है इस परियोजना का निर्माण होगा। और अगर हम ये बात करते हैं कि कितने मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन होगा इससे, तो इससे दोस्तों, इससे जो विद्युत उत्पादन होगा वो 669 मेगावाट होगा। कितना होगा? 669 मेगावाट। ठीक है ना, इतनी जो है ऊर्जा इससे अपन प्रदान होगी। ठीक है ना, 669 मेगावाट। ठीक है, अगर एग्रीमेंट की हम बात करते हैं कि ये एग्रीमेंट किसने दिया है, तो ये एग्रीमेंट किया है दोस्तों SJVN, जिसको भारत के सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है, इसने जो है ये एग्रीमेंट किया है ये एग्रीमेंट। इसको SJVN भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये एग्रीमेंट जो हुआ है तो ये बोला गया है कि ये जो परियोजना है इसका निर्माण नेपाल में होगा। और इस एग्रीमेंट की जो मंजूरी दी है, इस एग्रीमेंट की मंजूरी दी है दोस्तों नेपाल के PM ने। नेपाल का PM कौन है बताइए आप मुझे जल्दी से। नेपाल के PM ने जो है इस एग्रीमेंट के लिए मंजूरी दी है। तो नेपाल के PM हैं दोस्तों पुष्प कुमार दहल, जिसको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने जो है नेपाल के PM हैं, इन्होंने जो है मंजूरी दी है कि ये परियोजना जो है ये बने, और कहाँ बने? नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजा जेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित करेंगे। ठीक है, देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ठीक है, कोऑपरेशन है। और लेजा जेट इंक, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। तो इन दोनों ने मिलकर मतलब इंडियन ऑयल कोऑपरेशन ने लेंजा जेट के साथ जो एग्रीमेंट किया है कि ना जो है अपन लोग क्या करेंगे, एक हरित विमानन ईंधन का उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो वो कहाँ पर करेंगे इसका हमें जवाब देना है। ठीक है ना, कहाँ पर करेंगे? तो वो पानीपत हरियाणा में जो है इन लोगों ने बोला है कि हमें ना हरित विमानन ईंधन का जो है उत्पादन करेंगे। कहाँ करेंगे? पानीपत हरियाणा में। ठीक है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख के बता देती हूँ आपको। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ठीक है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का दोस्तों मतलब होता है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किसी का विकास करना। ठीक है, तो इससे क्या है, ये जो हरित विमानन ईंधन उत्पादन होगा ये है ना प्रदूषण रहित ईंधन होगा, इसमें प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर इसका उत्पादन कहाँ होगा? तो इसका उत्पादन हरियाणा में होगा, पानीपत में। ठीक है, इसके उत्पादन के लिए जो टोटल खर्चा आएगा वो 3000 करोड़ रुपए जो है खर्चा आएगा। ठीक है, अब जी इतना रुपया कौन देगा दोस्तों? तो 3 इकाइयाँ जो मिलके हैं वो तीन लोग मिलके जो है इसका खर्चा उठाएंगे। कौन कौन उठाएगा इसका खर्चा मिलके? तो पहले तो इंडियन ऑयल कोऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि ये क्यों उठाएगी? क्योंकि ये एग्रीमेंट कर रही है।
ठीक है, इसलिए ये खर्चा उठाएगी। किसके साथ एग्रीमेंट कर रही है? लांजा जेट इंक के साथ एग्रीमेंट कर रही है, तो ये खर्चा उठाएगा। ये खर्चा देगा, ये खर्चा देगा। और तीसरा कौन देगा? तीसरा खर्चा देगा एयरलाइन। कौन देगा दोस्तों? एयरलाइन। एयरलाइन क्यों देगा? एयरलाइन इसलिए देगा क्योंकि एयरलाइन को जो है प्रदूषण रहित फ्लू मिलेगा, इसलिए एयरलाइन जो है खर्चा देगा। अब कौन कितना खर्चा देगा ये हमें बताना है। तो देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो 50% देगा, क्योंकि मेन काम इसी का है, मतलब कर यही रहा है, इसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, तो ये 25% देगा है। और ये एयरलाइन को प्रदूषण रहित गैस मिल रही है, तो ये भी 25% देगा। ठीक है, तो टोटल मिलके ये तीनों लोग मिलके जो है खर्चा देंगे इसमें। आगे बात समझ में। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? ये जो हरित विमानन ईंधन का उत्पादन हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? इसका उद्देश्य होगा कि ग्रीन हाउस जो गैस है और कार्बन के जो उत्सर्जन होता है उसको कम करना। ठीक है ना, ये इसका उद्देश्य होगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजा जेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन की इकाई की स्थापना कहाँ करेंगे? तो ये हरियाणा पानीपत में करेंगे। ठीक है, बाकी का मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बता दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष, इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना दोस्तों 2005 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक है, और इसमें जो है दानकर्ताओं की अगर हम सूची की बात करते हैं, दानकर्ता की अगर हम सूची की बात करते हैं दोस्तों, तो पहले नंबर पे जो है यूएसए है। यूएसए सबसे ज़्यादा जो है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे ज़्यादा दान यूएसए देता है। दूसरे नंबर पे दान देता है दोस्तों स्वीडन। ठीक है, स्वीडन दूसरे नंबर पे दान देता है। तीसरे नंबर पे दान देता है जर्मनी। और चौथे नंबर पे दान दोस्तों देता है भारत। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन दान देता है? भारत। इनने पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? चौथा हो जाएगा। अगर हम ये बात करें कि ना टोटल कितने देश जो है ये दान देते हैं, तो टोटल दोस्तों दान देते हैं 45 देश। कितने देश दान देते हैं? टोटल 45 देश दान देते हैं, जिनमें से फर्स्ट पे यूएसए आता है, सेकंड पे स्वीडन आता है, थर्ड पे जर्मनी आता है और फोर्थ पे भारत आता है। अगर हम भारत की बात करें दोस्तों कि भारत ने 2022 में कितना दान दिया है, अभी संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में कितना दान दिया है भारत ने, तो भारत ने दोस्तों दान दिया है $1.5 लाख। कितना दान दिया है भारत ने? $1.5 लाख जो है भारत ने दान दिया है 2022 में। ठीक है ना, भारत ने इतना दान जो है भारत दे चुका है। ठीक है, तो भारत का कौन सा नंबर है सबसे बड़ा दानकर्ता सूची में? भारत का कौन सा नंबर है दोस्तों? तो भारत का चौथा नंबर है। कितना दान दिया है भारत ने? $1.5 लाख जो है भारत ने दान दिया है। $1.5 लाख भारत ने दान दिया है। चौथा नंबर है भारत का। टोटल 45 देश दान देते हैं। पहला नंबर यूएसए का आता है, दूसरा नंबर स्वीडन का आता है, तीसरा नंबर जर्मनी का आता है, चौथा नंबर भारत का आता है। लोकतंत्र कोष की स्थापना दोस्तों 2005 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भारत ने वर्ष 2022-23 में कितने मूल का निर्यात को दोस्तों एक्सपोर्ट भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट किया है। ठीक है ना, कितने मूल का एक्सपोर्ट किया है 2022-23 में किसने? भारत ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए वाणिज्य उद्योग और मंत्रालय उद्योग है जो उद्योग मंत्रालय, ठीक है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये है ना जो आंकड़े लागू करते हैं। तो 2022 और 23 का जो आंकड़े लागू करे हैं वो किसने करे हैं दोस्तों? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। ठीक है ना, तो इनके वो कौन है? तो पीयूष गोयल जो है इनके मंत्री हैं। ठीक है ना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल हैं। तो इन्होंने जो है 2022-23 के आंकड़े लागू किए। अगर हम देखते हैं इन आंकड़ों के हिसाब से हम चलते हैं दोस्तों, तो 2021-22 से अगर हम देखते हैं 2022-23 में, ठीक है, तो जो ये आंकड़े हैं ना इनमें वृद्धि हुई है। आंकड़ों में क्या हुई है दोस्तों? वृद्धि हुई है, एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है। किस में वृद्धि हुई है? एक्सपोर्ट में।
ठीक है ना। इसमें वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है इसमें, तो 13.84% जो है ग्रोथ हुआ है। ठीक है, कितना ग्रोथ हुआ है दोस्तों, 2021 से 2023 में अगर हम देखें तो 3.84 जो है ग्रोथ हुआ है किसमें, एक्सपोर्ट में। ठीक है, इतना ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अगर अब हम चलते हैं दोस्तों कि व्यापार कितना हुआ है। तो व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो 2021-22 में जो व्यापार हुआ है दोस्तों वो $676 बिलियन हुआ है। ठीक है, और 2022-23 में जो दोस्तों व्यापार हुआ है वो हुआ है $770 बिलियन। ठीक है, इतना जो है व्यापार हुआ है। और माल सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो यूएसए करता है, दूसरे नंबर पे यूएई करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है, यूएसए करता है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अपना क्या हो जाएगा कि क्या पूछा है इन्होंने कि भारत ने वर्ष 2022-23 में कितने मूल का जो एक्सपोर्ट किया है, तो कितने मूल का किया है दोस्तों, 770.18 बिलियन अमेरिकन डॉलर। इसका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना जो है भारत ने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ये है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है। ठीक है, अमेरिका है, चीन है, संयुक्त अरब अमीरात है या फिर सिंगापुर है। ये हमें सही आंसर बताना है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, जिसके मैंने अभी आपको मंत्री बताए हैं कि पीयूष गोयल जो हैं इसके मंत्री हैं। ठीक है ना। तो इनके द्वारा जो है 2022-23 के आंकड़े जारी किए गए हैं। तो व्यापारिक भागीदार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, व्यापारिक भागीदार कि अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे दोस्तों यूएसए आता है, दूसरे नंबर पे चीन आता है और तीसरे नंबर पे जो है अपना यूएई आता है। ठीक है ना, ये जो है ऐसे लाइन से आते हैं। अगर हम भारत और यूएसए के बीच कितना व्यापार होता है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 128.55 जो है बिलियन डॉलर, ये भारत और यूएसए के बीच जो है दोस्तों व्यापार होता है। अब हम ये बात करते हैं, जैसे कि मान के चलिए दोस्तों ये यूएसए है। ठीक है, यूएसए, ये दोस्तों इंडिया है। ओके, अगर मान के चलिए कि यूएसए से कोई माल इंडिया आ रहा है, यूएसए से कोई माल इंडिया आ रहा है, यानी इंडिया यूएसए से मंगा रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे आयात। क्या बोलेंगे इसको, आयात। ठीक है, इम्पोर्ट। ठीक है, और इंडिया से यूएसए कोई माल जा रहा है तो इसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको ओके। तो अगर ना जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट थोड़ा होता है एक्सपोर्ट के मुकाबले, तो तब जो व्यापार होता है उसको बोलते हैं व्यापार अधिशेष। क्या बोलते हैं, व्यापार अधिशेष। और इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो उसको बोलते हैं व्यापार घाटा। ओके दोस्तों, मैं आपको और थोड़ा समझा देती हूँ कि देखिए, इम्पोर्ट जो है अधिक होता है, और इम्पोर्ट नहीं, निर्यात जो है दोस्तों ज़्यादा होता है। ठीक है, आयात से। ठीक है, आयात से निर्यात ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं व्यापार अधिशेष। ठीक है, और अगर आयात ज़्यादा होता है तो उसे बोलते हैं व्यापार घाटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यापार घाटा। ओके, अब हमें ये बताना है कि किसके साथ कैसा व्यापार होता है। ठीक है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में दोस्तों जो व्यापार होता है, इंडिया और यूएसए के बीच में, वो व्यापार अधिशेष होता है। क्या होता है, व्यापार अधिशेष। क्यों होता है, क्योंकि अधिशेष, क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि जो है इंडिया से अमेरिका को माल ज़्यादा भेजा जाता है और वहाँ से माल ज़्यादा नहीं मंगाया जाता, और वहाँ से माल जो है थोड़ा ही मंगाया जाता है, तो वो व्यापार अधिशेष होता है। ठीक है, लेकिन इंडिया और चीन के बीच में दोस्तों जो व्यापार होता है वो व्यापार घाटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इंडिया से माल जो है बहुत कम भेजा जाता है, लेकिन चीन से बहुत अधिक जो है माल मंगाया जाता है इंडिया में। ठीक है ना, तो इसका जो दोस्तों जो इसका आयात होता है वो ज़्यादा होता है, और जो एक्सपोर्ट होता
होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसलिए इंडिया और चीन के बीच जो व्यापार होता है उसको व्यापार घाटा बोलते हैं। ओके, ये तो रही नॉलेज। और इस क्वेश्चन का जो हम बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की, तो देखिए कि सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है। मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे यूएई है। ठीक है, तो पहले नंबर पे यूएसए है, तो अमेरिका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अमेरिका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अमेरिका जो है इसका क्या है, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए आप लोग अच्छे से कि भारत ने अफ़गानिस्तान को 10,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। देखिए अफ़गानिस्तान में जो है मतलब भूखमरी सी हो रही है, जहां पर हर 10 घरों में 9 घर जो है भूखे हैं। ठीक है, तो इसलिए भारत ने सोचा कि इंडिया ने सोचा क्यों ना हम अफ़गानिस्तान की हेल्प करें। ठीक है, तो इसलिए इंडिया ने ये फैसला लिया कि हम अफ़गानिस्तान को 10,000 मैट्रिक टन गेहूँ जो है भेजेंगे। किसको भेजेंगे दोस्तों, अफ़गानिस्तान को भेजेंगे। कौन भेजेगा दोस्तों, इंडिया भेजेगी। कितने गेहूं भेजेगी दोस्तों, 10,000 मैट्रिक टन गेहूं जो है भारत अफ़गानिस्तान को जो है भेजेगा। तो ये समझौता भारत ने किसके साथ किया है, ठीक है ना, गेहूं भेजने का ये समझौता भारत ने किसके साथ किया है। तो दोस्तों ये समझौता जो भारत ने करा है, ये समझौता जो एग्रीमेंट भारत ने किया है इंडिया ने, ये एग्रीमेंट इंडिया ने करा है दोस्तों किसके साथ किया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। किसके साथ किया है दोस्तों, विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ जो है इंडिया ने एग्रीमेंट किया है कि अफ़गानिस्तान में भूखमरी चल रही है तो हम उसकी हेल्प करेंगे और 10,000 मैट्रिक टन जो गेहूं हम अफ़गानिस्तान को भेजेंगे। अब देखिए इसमें एक रोड़ा आ रहा है बीच में, कौन सा आ रहा है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बीच में। कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए ये मान के चलिए ये अपना इंडिया है। ठीक है ना, ये अपना इंडिया है। ठीक है, फिर ये अपना पाकिस्तान है, ये अपना अफ़गानिस्तान है। ठीक है ना, तो इंडिया को गेहूँ भेजने हैं किसे, अफ़गानिस्तान को। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से एक गाड़ी जाएगी और सीधे पाकिस्तान होती हुई ये गाड़ी अपनी अफ़गानिस्तान पहुँच जाएगी और गेहूँ भेज जाएंगे अफ़गानिस्तान को। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पे ये देखा नहीं जा रहा है ना कि इंडिया क्यों है, मतलब उसको हेल्प दे रही है, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा। तो इसलिए पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम अपने यहाँ से गाड़ी नहीं निकलने देंगे। ठीक है, पाकिस्तान ने क्या बोल दिया है कि हम अपने यहाँ से गाड़ी नहीं निकलने देंगे, आपकी कोई और रास्ता आप लोग देख लीजिए। अब पाकिस्तान ने मना कर दिया, तो अब जो गेहूँ जाएंगे वो अलग रास्ते से होकर जाएंगे। कहाँ से होते हुए जाएंगे दोस्तों, पहले इंडिया से जो है गेहूँ जाएंगे वो चाबहार बंदरगाह जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे दोस्तों, चाबहार बंदरगाह। ठीक है ना, चाबहार बंदरगाह जाएंगे, फिर बाय रोड होते हुए अफ़गानिस्तान जाएंगे। ठीक है ना, ये चाबहार बंदरगाह दोस्तों कहाँ है, ये ईरान में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, ये ईरान में स्थित है। ओके, तो पहले चाबहार बंदरगाह जाएंगे और फिर अफ़गानिस्तान जाएंगे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि है ना, भारत ने अफ़गानिस्तान को 10,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। ये तो क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ किया है, और किस रास्ते से जो है ये गेहूं होते हुए जाएंगे दोस्तों। तो ये गेहूं जो है सीधे पाकिस्तान से ना होते हुए चाबहार बंदरगाह पहले जाएंगे जो ईरान में स्थित है, फिर बाय रोड अफ़गानिस्तान पहुँचेंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। देखिए हीमोफीलिया दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ठीक है, तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया एक क्या है दोस्तों, हीमोफीलिया एक प्रकार की बीमारी है। कैसी बीमारी है, एक बीमारी है। यह रोग यह जो बीमारी है, ये जो डिजीज़ है ये कैसी है दोस्तों, ये ना जेनेटिक है। कैसी डिजीज़ है, ये जेनेटिक है, आनुवांशिक रोग है। ये कैसा रोग है दोस्तों, आनुवांशिक रोग है। इस रोग का अगर हम लक्षण देखें तो क्या है कि इस रोग में जो है रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर कहीं पे चोट आ जाती है तो ब्लड जो है निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, निकलती रहता है, थक्का नहीं बनता। ठीक है ना, तो हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें उसका लक्षण ये है कि इसमें ब्लड का थक्का नहीं बनता है। ठीक है ना, इस रोग को दोस्तों जो है शाही रोग भी बोलते हैं। इस रोग को क्या है, शाही रोग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं शाही रोग इसको, क्योंकि ये रोग सबसे पहले जो ब्रिटेन की महारानी थी उनको हुआ था ये रोग, इसलिए इस रोग को शाही रोग भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हीमोफीलिया
या ना बोलकर शाही रोग बोल दिया जाए तो भी इसका करेक्ट आंसर 17 अप्रैल ही होगा, क्योंकि इसी रोग को जो है शाही रोग भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसका प्रतीक क्या है इस रोग का, तो रेड कलर जो है इसका प्रतीक है। इस रोग का प्रतीक क्या है? रेड कलर है। ठीक है ना दोस्तों, रेड कलर इस रोग का प्रतीक है। अगर हम ये बात करें हैं कि पिंक कलर किस रोग का प्रतीक है, पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर किस रोग का प्रतीक है दोस्तों? तो एड्स का प्रतीक है पिंक कलर। किसका प्रतीक है? एड्स का। ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कब से मनाया जा रहा है ये हर साल? तो 1989 से। ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी हमने जान लिया इस रोग के बारे में कि 1989 से ही जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। देखिए, द ग्रेट बैंक रॉबरी NPM स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन बुक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना, एक पुस्तक है दोस्तों, द ग्रेट बैंक रॉबरी नाम की एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो इस पुस्तक की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो 1947 यानी आज़ादी के बाद 11 बैंकों के घोटाले की चर्चा, 11 बैंकों के घोटाले की चर्चा जो है इस पुस्तक में बयान की गई है। इस पुस्तक में 11 बैंक के घोटाले की चर्चा की गई है दोस्तों। और ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है बी पट्टाभीराम ने। किसने लिखी है दोस्तों? ये बुक बी पट्टाभीराम ने ये बुक जो है लिखी है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर बी पट्टाभीराम हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो कौन है? हम किसकी बात कर रहे हैं? तो उसका नाम है दोस्तों कगिसो रबाड़ा। कगिसो रबाड़ा। ओके दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं तो इस बार जो IPL है दोस्तों वो 60 नंबर का IPL है, जिसका टाइटल है टाटा। क्या टाइटल है उसका? टाटा, TATA, टाटा। ठीक है ना, जिसमें 10 टीम ने जो है भाग लिया है और भाग ले रही हैं। और 100 विकेट मतलब लेने वाला खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो ये जो 100 विकेट लेने का जो खिताब गया है ये इनको गया है। इन्होंने जो है 100 विकेट लिए हैं। ये साउथ अफ्रीका के हैं दोस्तों। कहाँ के हैं ये? साउथ अफ्रीका के हैं। इन्होंने 64 मैच में 100 विकेट लिए हैं। टोटल कितने मैच इन्होंने खेले हैं? 64 मैच जो हैं इनने खेले हैं रबाड़ा जी ने, और इन्होंने 64 मैच में जो है 100 विकेट लिए हैं। अगर हम ये बात करें, ये पूछ लिया जाता है कि 100वां विकेट किसका लिया है, किसको जो है 100वें नंबर पे इन्होंने आउट किया है दोस्तों, तो देखिए मैं इसको नाम को लिख के बता देती हूँ आपको। रिडथियान शाह जो है इन्होंने इनको 100वें नंबर पे आउट किया है, मतलब 100वां विकेट इन्होंने इन्हीं का लिया है। ठीक है, तो रबाड़ा जी अगर हम बात करते हैं तो ये पंजाब की टीम में खेलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है। ठीक है ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो सबसे महंगा खिलाड़ी IPL का दोस्तों सैम करन है। ठीक है, ये इंग्लैंड से है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। इसका आंसर जो है ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने चलते हैं। हाल ही में दिवंगत हुई उत्तरा बावकर का संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है, उत्तरा बावकर जो हैं वो अभिनय करती थी टीवी पे। ठीक है ना, तो ये अभिनय करती थी। अब इनका क्या है, निधन हो चुका है। ठीक है ना, इनका निधन हो चुका है। तो ये पूछा गया है कि इनका निधन हो गया है, दिवंगत यानी निधन होता है, इनका निधन हो गया उत्तरा बावकर का। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये अभिनय करती थी टीवी पे। ठीक है ना, तो एक दिन अचानक फिल्म है दोस्तों, एक दिन अचानक उस मूवी के लिए जो है इनको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, नेशनल अवार्ड की हमने बात कर ली। अगर हम दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं, ठीक है ना, एक ऑस्कर अवार्ड भी होता है दोस्तों। ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों
तो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको जो है ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? नाटू नाटू सॉन्ग को जो है ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। ये नाटू नाटू सॉन्ग दोस्तों ये जो है ये आरआर मूवी का है। किसका है दोस्तों? आरआर मूवी का ये जो सॉन्ग है नाटू नाटू, और इसके जो आरआर मूवी का ये सॉन्ग है, ठीक है ना। पहला ऑस्कर अवार्ड तो नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। दूसरा ऑस्कर अवार्ड एक शॉर्ट फिल्म है दोस्तों, द एलिफेंट भीम पर्स, ठीक है ना। तो उसको जो है वो शॉर्ट फिल्म है, उसको जो है अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमने ऑस्कर अवार्ड की बात कर ली है। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में जो निधन हुआ है उत्तरा बावकर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये अभिनय करती हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये अभिनय करती हैं। और है ना एक दिन अचानक मूवी के लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम जीके पर दोस्तों आ गए हैं, ठीक है ना। जीके के मैं आज आपको 20 क्वेश्चन कराने वाली हूँ सॉरी। जीके के 20 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से किसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किसको किया गया है दोस्तों? मनहर बालाजी भाई जाला, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मनहर बालाजी भाई जाला। मनहर बालाजी भाई जाला को जो है सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ग्वालियर के अंतिम महाराजा कौन थे। ग्वालियर के अंतिम महाराजा कौन थे दोस्तों? तो ग्वालियर के अंतिम महाराजा की अगर हम बात करें तो माधवराव सिंधिया जो हैं ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे। कौन थे दोस्तों? माधवराव सिंधिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जो विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है दोस्तों? तो कैलाश सत्यार्थी। कौन है दोस्तों? कैलाश सत्यार्थी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ओके दोस्तों। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो ठीक है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो अगर हम वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों तो ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान के। ओम बिरला से पहले दोस्तों कौन था? ओम बिरला से पहले सुमित्रा महाजन थी, ठीक है। ओम बिरला से पहले कौन था? सुमित्रा महाजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। नेक्स्ट हम चलते हैं कि पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ। पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ दोस्तों? तो द्वितीय योजना में, ठीक है ना। द्वितीय योजना में जो है पंचायती राज जो है प्रस्तावित हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ गए हैं कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, ठीक है। तो विश्व की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीलंका की थी। कहाँ की थी दोस्तों? श्रीलंका की थी। ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं कि उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी और वहाँ इनका शासन था, ठीक है ना। उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी और वहाँ इनका शासन था। किसका शासन था दोस्तों? उधर राजा विक्रमादित्य का शासन था। किसका शासन था दोस्तों? राजा विक्रमादित्य का शासन था। 9 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार किसको मिला है? मिला नहीं है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार किसे बोलते हैं दोस्तों? तो जो परमवीर चक्र होता है ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, परमवीर चक्र, ठीक है। शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है दोस्तों? तो लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से विख्यात हैं, लाला लाजपत राय। 11 क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है, ठीक है। तो वो क्या है? वो पेट्रोलियम पदार्थ है। क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ के लिए जो है सरकार बहुत ही बड़ी राशि में जो है पैसे खर्च करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि लुईस अम्ल वे यौगिक हैं जो इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? लुईस अम्ल। नेक्स्ट हम चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? जनेवा में है। कहाँ पर है? जनेवा में जो है WHO का मुख्यालय है, जनेवा में। ओके, तो जनेवा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट हम चलते हैं 14 पे दोस्तों। हम आ गए, हमारे 20 क्वेश्चन हैं टोटल। तो 14 पे हम आ गए कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है। तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले कौन पहुंचा था दोस्तों? दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा था एमंड सेन। कौन पहुंचा था? एमंड सेन जो है दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचे थे। नेक्स्ट हम चलते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 16 पे हम आ गए हैं दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है दोस्तों ये? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत जो मतदान की, जो वोट देने की आयु 21 वर्ष थी वो घटाकर 18 वर्ष की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे समीप ग्रह है। ठीक है, तो बुध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो हॉकिंस था। सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कौन आया था दोस्तों? हॉकिंस आया था। ठीक है, व्यापारिक 19 पे हम आ गए हैं कि व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो जो मत्स्य पालन यानी मछली पालन होता है दोस्तों, इसको पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीसी कल्चर के नाम। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? ठीक है, तो गोवा में है। कहाँ पर है दोस्तों? गोवा में। गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे 20 क्वेश्चन जो है दोस्तों आज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो और वीडियो सबसे पहले जो है वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है दोस्तों, मुझे पता है। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच।